हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। फिजिक्स का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से कुछ अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप लोग को पहले भी कुछ कुछ बातें बताए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रो के बारे में नहीं बताया, लेकिन स्टैटिक्स के बारे में बताए होंगे। देखिए, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, 9th में 10th में पढ़े होंगे। कुछ थोड़ा बहुत वही चीज मिलेगा और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहले आप लोगों को कहानी सुनाएंगे, वो जो राम कथा वाला है वो कहानी। इसके बाद फिर आएंगे टॉपिक के ऊपर, ठीक ना। तो पहले कहानी सुन लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पे है टॉपिक, पहले कहानी सुनाएंगे फिर उसी को लिखवा देंगे आप लोग, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को नोट्स बन जाए। तो कहानी खाली नहीं सुनाएंगे। तो स्टार्ट करें। चलिए, देखिए हम लोग का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से देखिए, उसको तोड़िएगा ना तो दो चीज में टूटेगा, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब अगर बोला जाए ना तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, विद्युत। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक। और बाद में क्या, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या आता है, स्थिर होना। स्टैटिक्स मतलब स्थिर होना। यानी अब देखिए, उसका हेडलाइन से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि वैसा इलेक्ट्रिक जो स्थिर हो, फ्लो नहीं कर रहा हो, यानी एक ही जगह स्थिर हो, उसी इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब कि वो मोशन में नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक गति में नहीं करना चाहिए, वो गति वाला का अलग हो जाएगा, वो भी बताएंगे। तो आई होप टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा कि वैसा इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करना जो इलेक्ट्रिक रेस्ट में हो, यानी स्टैटिक्स हो, रुका हुआ हो, ठहरा हुआ हो, वो उसी के बारे में हम लोग को बात करना है। अब देखिए, तो ठीक है। अच्छा, यहां से तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक रुका हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक रुका हुआ। इलेक्ट्रिक बोला जाए, इलेक्ट्रिक मतलब कि विद्युत बोला जाए तो विद्युत कैसे आता है, विद्युत कैसे होता है। विद्युत इलेक्ट्रिक कब आता है, जब किसी भी वायर से, किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक कब आता है, जब उस वायर में चार्ज फ्लो होता है। ठीक, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज कैसे फ्लो होता है कि उस वायर में जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। इसीलिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को क्या करता है, आगे जाने में हेल्प करता है, रोकता नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक है वो कैसे आता है, चार्ज से। चार्ज कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो चार्ज फ्लो ही होगा। अब वो भी देखिए, चार्ज फ्लो होने का रीजन क्या है, कैसे कुछ भी आगे बढ़ता है तो चार्ज फ्लो होता है, यानी एक तरफ हाई होता है और एक तरफ लो होता है। एक तरफ हाई रहेगा तब ना लो की ओर भागेगा। तो चार्ज कैसे इधर से इधर नीचे की ओर कैसे जाता है, तो आप लोग एक वर्ड पढ़े होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं विभवांतर। यानी एने से इधर ज्यादा होता है और इधर कम होता है, तो नीचे की ओर फ्लो करने लगता है। वो आगे धीरे धीरे देखेंगे सारा चीज, लेकिन पहले टॉपिक ऊपर आते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हम लोगों को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक एट रेस्ट, या नहीं तो इलेक्ट्रिक को हम लोग बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट। अच्छा ठीक है, चार्ज हम लोग को यहाँ पे रेस्ट में है, तो आप लोग से यहाँ से क्या अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब चार्ज मोशन में भी होता होगा। ये जब स्टेट रुका हुआ था, ऐसा थोड़ी नहीं रुकले रुकले पहुंच जाएगा हम लोग के घर में। जैसे अभी लाइट उठ जल रहा है यहाँ पे, तो ये अगर चार्ज रुका हुआ रहता तो नहीं जलता। क्या हो रहा है, वायर के थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, तब ये लाइट उठ ये सब जो भी दिख रहा है जल रहा है। आप लोग को भी मोबाइल में जल रहा होगा। तो ये रुका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग को, जहां पे रुका हुआ चार्ज के बारे में, यानी चार्ज एट रेस्ट, जिसके अंदर चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब देखिए, मान लेते हैं जब चार्ज एट रेस्ट है तो चार्ज एट मोशन में भी तो हो सकता है। तो चार्ज एट मोशन में हो जाएगा, उसका अलग नाम दे देंगे हम लोग। क्या दे देंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब क्या हो जाता है, उसके पास मोशन आ गया, उसके पास अब मोशन आ गया, उसके पास अब गति आ गया। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग को ये टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेट हम आप लोग को करवा दिए। जैसे एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज जब मोशन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करने लगेगा, तो उसका कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। जब चार्ज रुका हुआ है, एक जगह स्थिर है, चार्ज एट रेस्ट है, तो वो अलग अलग फिनोमिना दिखाएगा। जैसे देखिए, अगर गाड़ी का चक्का रुका हुआ है तो एकदम स्थिर रहेगा, और गाड़ी का चक्का गोले गोले चलने लगा ना, तो सोचिए उसका अलग कुछ फिनोमिना हो जाता है। अगर गाड़ी में मिट्टी लगा हुआ है तो वहां पे देखिए, गाड़ी में मिट्टी लगा हुआ है तो गाड़ी का चक्का रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। जब गाड़ी चलने लगा ना तो मिट्टी दूर भागने लगता है, बस।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया। चार्ज एट रेस्ट, जहां पे चार्ज एट रेस्ट रहेगा, चार्ज स्थिर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज अगर मूव करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसी के साथ साथ एक आप लोग का और था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगता है या इलेक्ट्रिक रुका हुआ है तो उसका एक गुण होता है ना कि वो चारों तरफ मैग्नेट का एक असर छोड़ता है। मैग्नेट का एक असर छोड़ता है मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि ये एक वायर है, देखिए जैसे कि ये एक वायर है, ये वायर है, इस वायर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना तो देखिएगा इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे ना कि रात में, या नहीं तो सुनते होंगे कि जब चार्ज में फोन लगा के फिर उसको या तो बात नहीं करना चाहिए या चार्ज में फोन लगा कर कभी भी सोना नहीं चाहिए, अगल बगल रखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, प्लस में उसमें हीट भी जनरेट हो जाता है। तो वो सब ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है आंख कान, ये आंख मतलब आंख कान माइंड पे ज्यादा असर पड़ता है वो सब, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आज से नहीं, बंद एकदम। चार्ज में लगा के कोई बातचीत नहीं होगा, चार्ज में लगा के कोई नहीं सोएगा, और अगर सोना है तो दूर फोन रख के तब चार्ज लगा के सोइए। कुछ भी फोन में प्राइवेट है तो उसको हटा दीजिए, या नहीं तो उसको उसमें पासवर्ड लगा दीजिए, ठीक, ताकि कोई दूसरा कोई आके देखे नहीं। चलिए यही है हम लोगों का बेसिक चीज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्लस में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे तो देखिए इलेक्ट्रिक में कुछ कुछ टर्म है, वो सब टर्म के बारे में देखते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फिजिक्स का ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जिसके अंदर क्या हम लोग बात करेंगे? जिसके अंदर केवल और केवल बात करेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, अभी रेस्ट में है, रेस्ट में है, रुकल है, तो रुकल है तो क्या क्या उसके फिनोमिना, क्या क्या उसका फिनोमिना, क्या क्या उसका घटना, कैसे कैसे वो घटना घटता है, और उसके साथ क्या क्या वो नया नया चीजें दिखा सकता है। ऐसे भी जो अस्थिर रहता है ना वो बदमाशी करते रहता है, वो शांत से बैठता नहीं, जैसे बच्चा लोग देखिए। तो इसी के बारे में समझेगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक के बारे में तो बेसिक चीज आप लोग को बता दें कि कुछ कुछ यहाँ पे टर्म हम लोग को मिलेगा। जैसे कि पहला टर्म हम लोग को मान लेते हैं मिल रहा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, ये सब याद रख लीजिए। अच्छा रेसिस्टेंस नहीं, उससे पहले ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले एक वर्ड आता है कंडक्टर और एक वर्ड आता है इंसुलेटर, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सबसे रिलेटेड आप लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, बहुत थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ पढ़े होंगे। चलो इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर एक होता है और एक क्या होता है कंडक्टर होता है। ये सब याद रख लीजिएगा, कंडक्टर होता है। देखिए और यहाँ पे भी थोड़ा सा और याद रखिएगा ना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट तो रुका हुआ है। तो कंडक्टर मीन्स क्या होता है? कंडक्टर मीन्स होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर जाता है, ले जाता है। एक वैसा मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, और इसके पास इसके पास क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके चलते ये आसानी से फ्लो हो जाता है। तो कंडक्टर के बारे में तो हम लोग को यहाँ चार्ज को तो ले जाना है नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन जानना भी जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जानना जरूरी है। कंडक्टर आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंसुलेटर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर मतलब होता है प्रतिरोधक या रोकने वाला। प्रतिरोधक ये ना टोटली इलेक्ट्रिक करंट को रोक देता है, इंसुलेटर। और एक होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कुछ अलग होता है, उससे थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन इंसुलेटर से तनको नहीं फ्लो होगा। ये इंसुलेटर क्या होता है? ये तनको इलेक्ट्रिक करंट इस पार से इस पार नहीं होने देगा। जैसे देखिए इंसुलेटर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? जिसको चिमनी मिट्टी बोलते हैं ना, आप लोग पोल पे तार देखिए, पोल पे तार देखिएगा ना, पोल पे तार देखिए इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा, वो खंभा में डायरेक्ट नहीं जोड़ा हुआ रहता है, एक ऐसे गोला इंसुलेटर लगाया हुआ रहता है, गोला, और उस इंसुलेटर के ऊपर से तारवा ऐसे करके ले जाता है और फिर उसको लोहा से नीचे करके ऐसे पूरा पोल के साथ जोड़ा हुआ रहता है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पदार्थ होता है ना वो प्योर इंसुलेटर, उससे थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से नीचे नहीं आता, नहीं तो ऊपर से नीचे आ जाता तो पोल में मार देता करंट।
कभी कभी क्या हो जाता है कि ऊपर वाला इंसुलेटर फट जाता है या टूट जाता है, तो फिर पोल में भी करंट आने लगता है। वही है इंसुलेटर, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं होने देता। और बहुत सारा इंसुलेटर, ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से जाने नहीं देता, बस वही। मतलब जैसे कि मान लेते ये भी एक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ लगाएंगे ना तो इन्हें नहीं पास होगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है। और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो हम लोग आगे वाला में देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। लेकिन उससे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और देखिए क्या क्या इसमें। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जनरली चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज स्थिर है या जो भी करंट है वो स्थिर है। अब सपोज करते उसी के बारे में बात करते, स्थिर के बारे में बात करते। जैसे देखिए अब यहाँ पे भी और देखिएगा कि कभी कभी देखिए ऐसे केवल इलेक्ट्रिक करंट के ही बारे में नहीं, वो करंट हम लोग रूम में भी हम लोग के साथ जनरेट होते रहता है, करंट हमेशा जनरेट होता है, लेकिन पता नहीं चलता। जैसे ना आप लोग देखते होंगे कि ऐसे करके रगड़िएगा ना, ऐसे करके रगड़िएगा ना, तो इसमें भी करंट जनरेट हो जाता है। भले वो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। लेकिन ऐसे करिएगा ना तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या था, ये पदार्थ है। अब पदार्थ का गुण क्या होता है, मैटर है। मैटर का गुण क्या होता है कि वो एक न्यूट्रल स्टेट में रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल रहेगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। न्यूट्रल रहता है, इसके ऊपर कोई चार्जेज मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब देखिए जब किसी भी चीज के साथ रगड़ते हैं ना तो रगड़ने, अच्छा ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ किस किस चीज से मिलकर बना है, थोड़ा सा फिनोमिना बताते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ स्टेटमेंट भी लिखेंगे। इसके पास न्यूक्लियस होता है एगो, क्योंकि देखिए ये पदार्थ है तो एटम से मिलकर बना है, एटम से मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल्स के बाद फिर यानी सबसे पहला क्या था परमाणु, फिर अणु, अणु से फिर स्ट्रक्चर बना। और परमाणु किस चीज से बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीचवा में रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर चारों तरफ चक्कर लगाता है, इतना तो सब लोग जानते हैं। देखिए क्या क्या आता है, जब हम लोग इसको आपस में रगड़ते हैं ना, ऐसे रगड़ेंगे ना, तो देखिए इसमें क्या हो जाता है ना कि जब रगड़ाने के बाद फ्रिक्शन होता है उस जगह पे, वहां पे फ्रिक्शन होने से जो भी इसके पास थोड़ा बहुत जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, जो थोड़ा बहुत जो भी इसके पास आयन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, या जो भी इसके पास कुछ गुण, मतलब गुण नहीं यही बोलेंगे कि जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में था, क्योंकि ये न्यूट्रल था, स्थिर अवस्था में। जब रगड़े ना ऐसे तो इसको थोड़ा सा हीट महसूस हुआ, गर्म इसमें हुआ, गर्म हुआ तब इलेक्ट्रॉन छटपटाने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही रहता है सबसे बारे भाई, किसी को गर्म कीजिएगा तो छटपटाने लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन वही छटपटाने लगता है। छटपटाने के क्रम में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन अब बगल वाला के पास जाने के लिए खोजता है या उधर से आने के लिए खोजेगा। और जैसे ही देखिए अभी तो ये न्यूट्रल था, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या उधर से इलेक्ट्रॉन इन्हें आएगा जिसके साथ रगड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को या तो इसमें कमी होगा या बढ़ेगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपना न्यूक्लियस में रहता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, दोनों का चार्ज प्लस माइनस होता है, सेम चार्ज होता है, जिसके चलते न्यूट्रल होता है। सपोज करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया दूसरा में जिसके साथ रगड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला गया, तो प्रोटॉन जितना था तो उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। और वो कैसा चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम हो गया, प्रोटॉन जितना था उतना ही रहा, और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस जितना था उतना ही रहा, जबकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस वह हावी हो जाएगा ना, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब ये देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। अब इसके पास गुण आ गया है कि ये निगेटिव वाला को अट्रैक्ट कर लेता है, निगेटिव वाला को ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक ना। नहीं समझ में आया ऐसे, जैसे देखिए किसी का शादी हुआ है, ठीक है, शादी हो जाने के बाद में वो न्यूट्रल हो जाते हैं, शादी होने के बाद में वो लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में वही था, और जब शादी नहीं हुआ होगा ना उस समय अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी रहता है सबके पास, इसके पास भी वही हो जाता है। यानी प्रोटॉन जैसे ही बढ़ा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इसके पास अट्रैक्ट करने का गुण आ गया,
नहीं तो शादी के बाद मान लेते हैं किसी का डेथ हो गया, सपोज करते हैं, ऐसे हो नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ सिचुएशन बने नहीं, लेकिन सपोज करते हैं। अब भाई फिजिक्स है तो हमको तो रिलेट करवाना ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एक तो अकेले बच जाएगा। अब इसको मन करेगा कि हम एक और शादी करते हैं, तो फिर ये और शादी कर लेंगे, तो यही हो जाता है। मतलब इसके पास अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी एक आ गया। मान लेते दोनों में से किसी का कुछ हो गया, भगवान का ऐसा नहीं है, बस वही है, रिलेट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसके पास आ जाता है चार्ज। अब भाई इसको पॉजिटिव है तो भाई ये भी स्टेबल रहने की कोशिश करेगा नहीं, क्योंकि सब यही सोचता है कि हम स्टेबल हो जाए। तो भाई अब यही स्टेबल होने के लिए कोशिश करेगा। तो जो भी अगल बगल इलेक्ट्रॉन या जो भी अगल बगल वैसा पदार्थ दिखेगा, क्योंकि अगल बगल वाला पदार्थ तो न्यूट्रल रहता है, वो क्या करेगा, इसमें आके सटने की कोशिश करेगा। तो वही होता है चार्ज। जब ऐसे से रगड़ते हैं ना तो कगजवा घिंचाने लगता है इससे। और देखिए वहां पे मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो नहीं होता, बस खाली यही जो पार्टिकल्स उसी में खाली आगे पीछे ट्रांसफर होगा, पूरा होल बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, वहां से खाया। तो थोड़ा बहुत आयो यहाँ से समझ में आ गया होगा। ये मैकेनिज्म है, थोड़ा केमिस्ट्री का था, तो केमिस्ट्री और आयो समझ में आ गया होगा। तो अच्छा यहाँ पे देखिए, तो ये पॉजिटिव दे दिया दूसरे, अच्छा इससे इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया दूसरे के पास। तो ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो पॉजिटिव जितना था, यानी प्रोटॉन जितना था, अब वो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दिखाने लगेगा। तो ये जो पार्टिकल्स था वो पार्टिकल्स अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो जाएगा। और बगल वाला के पास जो इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दिए हैं, तो बगल वाला के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, और उसमें पॉजिटिव की संख्या कम हो जाएगी। तो फिर निगेटिव भारी पड़ जाएगा, उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। आइए समझ में आ गया होगा इतना। अब ये सब डिफिनेशन लिखवा दिया जाए, इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सब का डिफिनेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दें। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल हुआ, अब देखिएगा जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल हो गया, अब ये हो गया एक पॉजिटिव हो गया, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इससे प्रोटॉन निकल के चला गया दूसरे, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही आगे जाता आता है, प्रोटॉन जाता आता नहीं, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ से निकल गया इधर, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए, अब बगल वाला के पास मान लेते दोनों को रगड़ रहे थे, तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये तो पॉजिटिव शो करने लगेगा, अब ये निगेटिव शो करने लगेगा। अब देखिए दोनों चार्ज, पहले क्या था, दोनों न्यूट्रल था, अब दोनों चार्ज हो गया। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इस दोनों को ही पास पास लाते हैं, तो पास लाएंगे इस दोनों को, तो अब इस दोनों में अट्रैक्शन का गुण आ जाएगा। अब दोनों अट्रैक्ट होने के लिए चलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुदा हो गया है, समझे, मतलब दोनों अलग अलग हो गया। पहले तो एक था, तो पहले कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, दोनों दूर दूर चला गया, तब कंट्रोल से बाहर हो गया। तब दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अब यहीं पे अब हम लोगों को आता है, साइंटिस्ट लोग अब यहीं पे घुसना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे नहीं कभी दोनों कितना फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब कितना फोर्स लगा के आएगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो दोनों तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना, अट्रैक्ट करेगा। सपोज करते हैं कि कोई पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो इसमें भी अट्रैक्शन, इसमें भी चेक करना होगा। अब यहाँ पे भी चेक करना होगा, साइंटिस्ट लोग बताएं, अभी लिखेंगे। अब यहाँ पे तो प्लस माइनस था, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पे रिपल्सन होता है। थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़े होंगे, वही सबसे रिलेट करवा रहे, यानी सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन हो जाता है, और अदर चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। दो लड़की लोग के आपस में भिड़ा दीजिए ना, झोटा झोटी करे लगेंगे, समझे। यहाँ स्टूडेंट बॉयज लोग के साथ भी वैसे होता है, काहे तू कर तरफ देख ले, हाँ छोड़ा तरह बहुत कहानी चलती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइंटिस्ट आ गए, जिन साइंटिस्ट का नाम था कूलॉम्ब। अब यहाँ पे आएगा कूलॉम्ब्स लॉ आएगा। कूलॉम्ब्स लॉ का दो स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे क्या क्या स्टेटमेंट था कूलॉम्ब्स लॉ को। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स कितना फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे,
या ये दोनों चार्ज पार्टिकल अब कितना तरह का रिपेल करेंगे, मतलब दूर दूर भागेंगे या पास पास आएंगे। अब यही से हम लोगों को पूरा स्टोरी कहानी शुरू होती है। तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ये सब थोड़ा बहुत समझिएगा, बहुत समझने लायक है। जनरली जैसे ही मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकला ना किसी से तो तुरंत चार्ज आ जाता है उसमें। जैसे ना आप लोग देखिए ना, कंबल उम्बल ओढ़ के सोते होंगे, अभी तो नहीं सोते होंगे, बहुत गर्मी लगती। ठंडा में देखिएगा कंबल उम्बल ओढ़ कर सोते होंगे तो उस टाइम देखते होंगे आप लोग, पैरों में ना चट 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 करता है। वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पैर के बाल के साथ रगड़ खाता है, और वो भी वैसे भी वो जो भी कंबल ये सब रहता है वो सब क्या रहता है, रेशम का रहता है ना, तो पूरा रगड़ खाता है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कभी कभी देखिएगा नहीं कि बॉडी के साथ ऐसा चटक ऐसा सड़ जाएगा ना कि हटेगा ही नहीं, तो वहां पे समझिए निगेटिव पॉजिटिव आ गया, हटने का नाम ही नहीं लेता है। कभी कभी नहीं देखते हैं कि पूरा ऐसे कीजिएगा तो पूरा जो भी हाथ में या जो भी बॉडी का बाल रहता है ना वो पूरा अट्रैक्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? यही सब होता है, जब फ्रिक्शन होता है, रगड़ खाता है, इलेक्ट्रॉन का केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर होना शुरू हुआ तो फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन होना भी शुरू हो जाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक अस्थिर से रहता है, कंट्रोल करके रहता है। जहां ट्रांसफर होने लगा फिर गड़बड़। जब आगे देखते हैं डिफिनीशन लिखा दिया जाए, डिफिनीशन, क्योंकि नोट्स बनाना भी जरूरी है आप लोग को। डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, नोट्स बनाएगा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद देना। नोट्स में कोई कमी नहीं कीजिएगा, भले आप लोग याद बात मत कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स रहना चाहिए, नोट्स रहना चाहिए। तो कहां से स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करते हैं हम लोग, डिफिनीशन लिख देते हैं। रेसिस्टेंस, इंसुलेटर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये सब का डिफिनीशन लिखना जरूरी है। लिख देते हैं डिफिनीशन, ठीक ना। सब हम लोग स्टेट में अभी पढ़े, कहानी पढ़े तो कहानी को थोड़ा सा समराइज करना भी जरूरी है। इसके बाद ही हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ को। देखिए हम लोग कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ना। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर कूलॉम्स लॉ देखेंगे। देखिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि विद्युत आवेश बोल सकते हैं इसको हिंदी में। क्या बोल सकते हैं? विद्युत आवेश। देखिए विद्युत आवेश के बारे में क्या क्या हम लोग, सबसे पहले विद्युत आवेश का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी गिवन एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज कब आ जाता है यानी उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके पास चार्ज कब आ जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, जब उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा, दूसरे को देगा, लॉस करेगा यानी दूसरे को देगा, या दूसरे से गेन करेगा यानी दूसरे से लेगा। तब ना इलेक्ट्रॉन का कम बेसी जब तक, क्योंकि एटम तो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट एटम है, एटम तो न्यूट्रल रहेगा, वहां पे कोई चार्ज नहीं रहता। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर होने लगता है तो कम बेसी फिर होने लगेगा। कभी इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगा तो कभी प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगा। जब प्रोटॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ता नहीं, प्रोटॉन उतना ही रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जब उधर से कोई ले लिया, उधर से मतलब कि जैसे इधर से हम इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो हम दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो ले रहा है वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेने वाले के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यानी निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो फिर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन जितना भी था एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, बस इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉनवा तो भाई बढ़ेगा ही, तो प्रोटॉनवा बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज देने लगता है, और इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए तो दूसरा का निगेटिव चार्ज हो जाता है। वही है कि एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। जैसे देखिए और आगे क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कूलॉम्ब, याद रखिएगा। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलॉम्ब। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज
कूलम। ध्यान रखिएगा चार्ज को दो पार्ट में बांटा गया है। चार्ज को दो पार्ट में बांटा गया, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और निगेटिव ये कौन खोज किए थे कि चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और चार्ज निगेटिव हो सकता है? ये खोज किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन खोज किए थे कि प्लस और माइनस चार्ज दो तरह का हो सकता है, प्लस माइनस, ये खोज किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन उसके बाद फिर आगे गए तो आगे फिर पता चला कि सेम चार्ज में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ये कौन स्टेटमेंट दिए थे? ये स्टेटमेंट दिए थे कूलॉम्स। साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन कूलॉम, नहीं सॉरी जॉर्ज साइमन ओम था उनका नाम, कूलॉम याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और हम लोग का क्या होता है? अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन एक में से निकल के दूसरा में चला गया तो इलेक्ट्रॉन का देखिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है, तो क्या मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे सुटेबल हो रहा है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो पा रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। क्यों कांस्टेंट रह रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, लेकिन जब दोनों को फिर से हम लोग आपस में मर्ज करते हैं ना तो फिर से न्यूट्रल हो जाता है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसी तरह चार्ज है, हम लोग चार्ज को नष्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। बस भाई मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, काम करता, लेकिन संतुष्टि है उन लोगों के पास। इधर तो अभी मार हो जाएगा, नहीं मेरे पास नहीं है तोर पास काहे हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, दोनों मिला जुला के चलता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या देखिए, द चार्ज दैट इज गेन्ड बाय वन ऑब्जेक्ट, देखिए क्या बोलता है, द चार्ज दैट इज गेन्ड बाय वन ऑब्जेक्ट इज लॉस्ट बाय अनदर। देखिए बोलता है द चार्ज दैट इज गेन्ड बाय वन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट चार्ज को गेन कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा अनदर लॉस कर रहा होगा, यानी एक को गेन कर रहा है तो अनदर लॉस कर रहा होगा। जब आपस में कंबाइन फिर करेंगे ना तो फिर से चार्ज कंजर्व हो जाएगा, चार्ज खत्म नहीं हो रहा है, बस उसके पास नहीं है, उसका थोड़ा सा चार्ज हुआ एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया, और कुछ नहीं है। जिससे कि देखिए सो दैट क्या बोलता है, सो दैट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंजर्व। टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कंजर्व रहता है। जैसे कि मान लेते दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे पॉजिटिव है और एक यहाँ पे निगेटिव है। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में दोनों ऑब्जेक्ट था, जब दोनों को हम लोग रब किए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इधर उधर ट्रांसफर हो गया। मान लेते हैं ई प्लस है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम इसमें है, और इसमें ई प्लस सॉरी ई माइनस इसमें क्या है, ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तब तो ये माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन कम है ये तो प्लस दे रहा है। तो ई दोनों देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया, लेकिन फिर जब दोनों को आपस में मर्ज करेंगे ना प्लस माइनस को, तो ये फिर से अपना न्यूट्रल सिचुएशन में फिर से अपना आ जाएगा, और फिर से आ जाएगा, और जो भी एनर्जी था वो कंजर्व रखेगा, एनर्जी नष्ट नहीं करता है। अब इसके पास भी एनर्जी आ गया ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये बर्बाद नहीं करेगा, ये रखेगा, समझे, ये रखेगा, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखिए, अनलाइक चार्जेज यानी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, याद रखिएगा। अनलाइक चार्जेस क्या होता है, अनलाइक चार्जेस या डिफरेंट चार्जेस क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये सब चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट था इसीलिए लिख दिए। देखिए लाइट चार्जेस क्या है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। लाइक चार्जेस यानी जो समान चार्जेज है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो क्या करता है, रिपेल वन अनदर। रिपेल वन अनदर मतलब वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो कभी भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो हमेशा एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। वही लाइक चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों में से या प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये एक दूसरे को रिपेयर करेगा। ये सब तो पॉइंट आप लोगों को पता हो। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देखिए ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ ग्राम। सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हमको 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए हमको क्या करेंगे, 10 गुने 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने क्या करेंगे, इतना पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 गुने इतना लिख देंगे, 10 गुने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर हमको 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो 10 गुने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख सकते हैं। तो वही है कि अगर यहाँ पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला का चार्ज,
तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एन ई। एन मीन्स क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। और ई बराबर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे कि मान लेते आपके पास 55 का 10 वो सिक्का है, तो क्या करिए 5 गुने 10 कर दीजिए, 10 पचे 50 रुपया हो जाएगा। 55 सबको जोड़ते रहिएगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये होता है क्यू बराबर एन ई, याद रखिएगा ये काम देता है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कुछ भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। अगर टोटल चार्ज हम लोगों को पता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से। तो ये था हम लोग का कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुलॉम्स। एक साइंटिस्ट थे जो बताए थे, कुलॉम्स नाम था उनका। वो बताए थे कि यही बताए थे कि अगर सेम चार्ज रहेगा तो उनका 2 स्टेटमेंट था। पहला ये वाला, ये दोनों स्टेटमेंट उन्हीं का है कि लाइक चार्जेज रिपेल वन अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये कुलॉम्स का फर्स्ट लॉ था। और फिर दूसरा लॉ था क्या कि कितना फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, कितना फोर्स लगा के दोनों चार्ज या फिर दोनों जो निगेटिव पॉजिटिव है या फिर दोनों सेम चार्ज हो, कितना चार्ज लगा के अट्रैक्ट करेगा और कितना चार्ज लगा के दूर भागेगा, रिपेल करेगा। ये उन्हीं का स्टेटमेंट था। तो फिर उनको हम लोग देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या, फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला दिए थे, क्या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम लोगों को बताएं। एक एक करके पूरा स्टेटमेंट हम लोग उनका समझते हैं। देखिए हम लोग कुलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। कुलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका समझेंगे, क्या क्या कांस्टेंट क्या नहीं है। तो देखिए कुलॉम्स लॉ का क्या था, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। बात सही है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर हम लोग अभी भी देखे थे चार्ज का कॉन्सेप्ट में कि लाइक चार्जेज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेज जहां पे आ जाएगा वहां पे अट्रैक्शन होगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ देखिए तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेज। देखिए सेकेंड लॉ हम लोग को क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ तो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं अट्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में पता है। सेकेंड लॉ बोलता है ना कि वो जो अट्रैक्ट होगा वो कितना फोर्स लगा के अट्रैक्ट होगा, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है इसके बारे में बताया। वही बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दोनों जो चार्ज के बीच में या अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन उस दोनों के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेज इज डिपेंड्स ऑन। देखिए किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। यानी जैसे देखिए इधर देखिएगा, मान लेते हैं 2 चार्जेज है, एक ये चार्जेज है, सपोज करते हैं Q1 चार्जेज है, एक ये चार्जेज है, Q2 चार्जेज है। इस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, कितना फोर्स लगा के ये दोनों एक दूसरे के साथ रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। सपोज करते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस r डिस्टेंस है। तो ये जो फोर्स है इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखिए इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इस दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे जितना ही इस दोनों चार्ज को हम लोग बढ़ाएंगे, Q1 और Q2 जितना ही ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा पावरफुल होगा Q1 और Q2, उतना ही समझिए इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आगे फोर्स भी बढ़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी चार्ज को बढ़ा दे, दोनों में से कोई एक भी चार्ज को बढ़ा दे, तभी क्या, तभी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तभी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। बात सही है, वो ज्यादा एनर्जी वाला रहेगा, वो कम एनर्जी वाला रहेगा, तब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा। वही है यहाँ पे। तो पहला हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। पहला। दूसरा क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम,
इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये जो फोर्स लगता है वो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है उस डिस्टेंस के क्या हो जाता है, इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r²। देखिए स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज कीजिए स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब कि इस दोनों को हम जितना ही दूर ले जाएंगे ना, इन दोनों को जितना ही दूर ले जाएंगे उसके स्क्वायर के अनुसार फोर्स कम होने लगेगा, और इसको जितना ही पास में लाएंगे उसके स्क्वायर के अनुसार, सोचिए जैसे ही पास में लाएंगे उसके स्क्वायर के अनुसार फोर्स इंक्रीज होगा। यानी पास में लाएंगे, देखिए पास में लाएंगे यानी डिस्टेंस कम करे तो फोर्स बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे। और ऐसे भी देखिए ना रियल लाइफ में भी आप लोग समझ सकते हैं, दो चार्ज जो थोड़ा सामने है तो बड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, जो दूर है अरे जाओ वो उधर जा रहे थे, यही है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको भी याद रखिएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो का स्टेटमेंट था। फिर थर्ड क्या बोलता था ना, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम। इस दोनों के बीच का जो मीडियम है, मान लेते हैं मीडियम यहाँ पे एयर है, इस पे भी डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं एयर नहीं है, कहीं दूसरे जगह हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, दूसरे जगह एयर के जगह पानी में डाल के नाप रहे हैं, पानी में डाल के दोनों को चार्ज को देख रहे हैं, तो वहां पे कुछ और यहाँ पे हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम। लेकिन इनका इसके बारे में कोई मैथमेटिकल नहीं था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ नहीं था, बस ये हम लोगों को बता दिया गया कि इसका नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप ये कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पे भी जहां पे भी टेस्ट कीजिएगा वहां पे भी सेम इसी तरह का घटना घटने वाला है, वहां पे भी सेम ऐसे ही घटेगा। तो चलिए अब इस दोनों को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इस दोनों को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा क्या मिलने वाला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है अपॉन में, देखिए और यहाँ पे और फोर्स का ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² है, तो जो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नीचे r² हो जाएगा। दोनों का आपस में मिलाएं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 हो गया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम लोग कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बराबर, उसको कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन r², ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये एफ क्या है, एफ को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा है ना, तो एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो लिख लीजिएगा एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, TATIC इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक। एफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2 क्या है, Q1 और Q2 तो आप लोग जान रही है चार्ज है, चार्ज मीन्स आवेश है, ये भी चार्ज है। और R क्या है, R है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, सब लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। R हम लोग का क्या है यहाँ पे, R हम लोग का दिख रहा होगा नीचे ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, नीचे दिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज दिख रहा है। अब यहाँ पे वो के कांस्टेंट है, इस के कांस्टेंट को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। COULOMB कूलम्ब्स कांस्टेंट, CONSTANT। अब सारा चीज हो गया, ये Q1 Q2। अब देखिए ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इस कूलम्ब्स कांस्टेंट का एक स्पेशल वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग और इसको मॉडिफाई करते हैं, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन r²। यहां से न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछेगा, कभी कभी बोलेगा ना कि ए वो चार्ज को बढ़ा देगा, दुगना बढ़ा दिया जाए, यदि ए वो चार्ज को यानी Q1 को दोगुना बढ़ा दिया जाए, Q2 को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, डिस्टेंस को कम कर दिया जाए, तो फिर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, कितना पहले के कंपेरिजन में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकता है। इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और इसको समझते हैं अच्छे से। क्या है हम लोग का, एफ बराबर के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के एक कांस्टेंट था हम लोग का, कौन सा कांस्टेंट, जिसको हम लोग कूलॉम कांस्टेंट बोलते थे। देखिए अब यहाँ पे ये जो के है ना, इस के के बराबर एक वैल्यू होता है। के के बराबर क्या वैल्यू होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नोट को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। लिख लीजिए, ई नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट। EPIS एप्सिलॉन नोट, EPSILON, EPSILON एप्सिलॉन नोट। ये किसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये नाम है, पढ़ने का तरीका ई नोट को। वैसे ई नोट ये पढ़ने का तरीका है, ये नहीं पढ़ना ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सॉरी 4 पाई E0, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक। लेकिन ये रियल में ई नोट क्या है, परमिटिविटी है। परमिटिविटी मीन्स पारगम्यता, इसको हम लोग बोलते हैं ना। ई यहाँ पे क्या हम लोग को शो कर रहा है, ये देखिए इसका नाम है एप्सिलॉन नोट, लेकिन ये बताता किस चीज का, परमिटिविटी का बताता है। परमिटिविटी, पर MITIVITY, परमिटिविटी। पढ़िएगा कैसे, 1/4 पाई, इसको पढ़ना है एप्सिलॉन नोट, और ये एप्सिलॉन नोट क्या है, ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी मतलब ये कांस्टेंट है जिसका कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, यानी एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू सारा चीज याद रखिएगा। देखिए, अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे वैल्यू निकालने से पहले देखिए, ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट है ना, इस कूलॉम्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट बना लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ कूलॉम्स कांस्टेंट इज, यहां से लिखिए, यहां लिख लेना, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या इसका बनेगा, एसआई यूनिट देखिए, ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो फोर्स है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। फिर आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 नीचे जाएगा तो Q1 Q2 नीचे जाएगा, तो यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये किसका है, एसआई यूनिट ऑफ के, दिख रहा है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के मीन्स कूलॉम कांस्टेंट। याद कर लिख के रख लीजिए, सब जितना डाटा लिखा रहे हैं सारा लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए परमिटिविटी मतलब कि पारगम्यता, इसको बोलते हैं पारगम्यता, यानी ई नोट का वैल्यू क्या होता है वो लिख लीजिए। ई नोट का वैल्यू क्या होता है वो लिख लीजिएगा, ये काम देगा ये सब। अच्छा, ई नोट का वैल्यू तो निकाल दे रहा है, लेकिन अब ई नोट का हमको फिर ऐसा यूनिट भी निकालना होगा। 8.85 गुने 10 टू द पावर -12, 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 इसका वैल्यू होता है। ई नोट का वैल्यू 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे ई नोट का अब हमको ऐसा यूनिट निकालना होगा, इसको मिटाते हैं। ई नोट का मिटाते हैं इसको, इसको भी मिटा ही देते हैं। देखिए, तो पूरा अगर हम लोग अरेंज करेंगे इसको तो क्या निकल जाएगा, हम लोग एफ बराबर के, सॉरी के का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नोट का हम लोग का वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन नोट का देखिए, तो ई एप्सिलॉन नोट इन्हें चला जाएगा और फोर्स इधर आ जाएगा। देखिए, एप्सिलॉन नोट यहाँ से हट के इधर चला जाएगा और फोर्स नीचे आ जाएगा, समझिएगा। तो एप्सिलॉन नोट यानी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, तो ये इधर चला जाएगा ये, तो यहां से क्या बचेगा, फोर्स नीचे आ जाएगा, ऊपर है Q1 Q2 कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, यानी कूलॉम स्क्वायर पर, ये नीचे न्यूटन आ जाएगा और फिर मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर न्यूटन, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट का, यानी ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी के बारे में तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई नोट का वैल्यू 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज जाइएगा मत, एक करके डाटा कॉपी में सब घुसा के लिख लीजिएगा। ये एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हो गया। अब देखिए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
यहां तक हो गया। ये ओरिजिनल फार्मूला है, देखिए ये ओरिजिनल फार्मूला है कूलॉम्स कांस्टेंट का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का ये ओरिजिनल फार्मूला 1/4πε0 गुना Q1 Q2 अपन R²। अब यहाँ पे और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो 1/4πε0 ये क्या था, ये किसके बराबर, ये कूलॉम्स कांस्टेंट के बराबर। क्या इसका भी वैल्यू निकलेगा? निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो 1/4πε0 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो इसका भी एक स्पेशल वैल्यू होता है, आप निकाल भी सकते हैं। 4 पाई का वैल्यू क्या था, 22/7 होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू पता है यहाँ पे 8.85 गुना 10⁻⁻12। कैलकुलेटर में बैठा के भी आप लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट के बराबर सबसे पहले रुकिए, के का नाम लिखते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट COULOMBS कूलॉम्स कांस्टेंट, यानी के बराबर क्या हम लोग का था, 1/4πε0 बराबर। इसका वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, सो देखिए इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलने वाला, 9 गुने 10 टू द पावर 9 और 1/4πε0 यानी के का यूनिट क्या आ जाता है, न्यूटन मीटर का पर कूलॉम स्क्वायर, यानी 9.10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये है हम लोगों का कूलॉम्स कांस्टेंट का वैल्यू। हम लोगों का क्या है, ये कूलॉम्स कांस्टेंट का वैल्यू लिख लीजिए इतना, ठीक ना। चलिए आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो हम लोग ये सब सारा डाटा निकाले, ये जो निकाले हैं फोर्स बराबर 1/4πε0, ये कौन सा मीडियम में निकाले हैं, यहाँ पे मीडियम हम लोग का एयर है ना, एयर मीडियम, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर एयर मीडियम। आई होप सारा डाटा यहाँ से हम आप लोग को बता दिए। सारा डाटा याद करके रखिएगा, ध्यान रखिए। कूलॉम्स कांस्टेंट ये वैल्यू पूछ देता है, के बराबर 1/4πε0 का वैल्यू 9 गुने 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करवाएंगे ना तो ये सब यूज करेंगे, या आप लोग भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो ये सब देखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ ई नोट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ई नोट मतलब कि वही एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट ये क्या है, ये है परमिटिविटी है। और ई नोट बराबर, अगर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू लिखना है तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.85 गुना 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही पूरा डाटा है हम लोग का। अब यहां से देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग ले चलते हैं ना, जैसे ए बराबर 1/4πε0 गुने Q1 Q2 अपन R²। सपोज करते हैं, देखिए इसको मिटाएं, इसको तो मिटा सकते हैं। सपोज करते देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि दो सेम चार्ज है। दो क्या है, Q1 Q2 सेम चार्ज है। सेम चार्ज मतलब इक्वल चार्ज है। उस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। उस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ध्यान रखिएगा। दो सेम चार्ज है, उस दोनों चार्ज के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर है। तो उस दोनों चार्ज के भी, अच्छा सेम चार्ज है, सेम चार्ज यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस दोनों चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, उसको यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो देखिए यहाँ पे दो सेम चार्ज फोर्स है, मतलब कि Q1 Q2 बराबर 1 कूलम मान लेते हैं। Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर भी 1 कूलम, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। डिस्टेंस बराबर क्या है, डिस्टेंस बराबर 1 मीटर है। तो इस दोनों चार्ज के बीच में, यानी Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन फोर्स है वो कितना होगा, वो कितना होगा, देखिए 1/4πε0। 1/4πε0 किसके बराबर होता है, 1/4πε0 9 गुना 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स बराबर क्या निकालते हैं, तो 1/4πε0 का तो वैल्यू डायरेक्ट रखा जाएगा 9 गुने 10 टू द पावर 9 गुने Q1 Q2 क्या निकल जाएगा, 1 गुने 1 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1।
यानी दो सेम चार्ज के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बराबर 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स है। तो न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स लगा के सोचिए, इतना न्यूटन फोर्स लगा के दोनों को क्या करेगा, दूर भेजेगा, पास नहीं आने देगा, समझे। इतना न्यूटन फोर्स लगाएगा, अगर दोनों सेम चार्ज रहेगा तब, समझिए। अभी मान लेते हैं कि ये क्या है, इस दोनों को हम रगड़ रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं इसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है तो इस दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ होगा। अब ये पता नहीं है कि कितना चार्ज गया कितना चार्ज आया, वो सब कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर यहाँ पे देखिए दोनों अगर अलग अलग डिफरेंट चार्ज होता, मान लेते हैं एक +1 कूलम एक -1 कूलम होता, तो उस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, इतना, लेकिन वहां पे अट्रैक्शन फोर्स होता। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि दो सेम चार्ज के बीच, अगर उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस रखा जाए तो उसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। सो मेंशन कर लीजिए सब लोग कॉपी में। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। मान लेते हैं, सपोज करते हैं Q1 Q2 यहाँ पे 1 कूलम ले लिए थे, अभी हम लोग क्या लेते हैं, Q1 Q2 1 कूलम नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, बस खाली ले लेते हैं दोनों सेम चार्ज का, सेम चार्ज का, यानी सेम चार्ज बोले तो Q1 बराबर क्या है, Q2 है, सेम चार्ज है। अब देखिए उस सिचुएशन में दोनों सेम चार्ज है तो हम लोग चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। अब चार्ज निकालने का, तो देखिए फोर्स तो पता चल गया कि दोनों सेम चार्ज के बीच में अगर यूनिट डिस्टेंस रहेगा तो उसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखते हैं 9 × 10⁻⁹, ये फोर्स हो गया बराबर एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 1/4 का एप्सिलॉन नॉट वो भी सेम इतना ही रहेगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज। देखिए चार्ज Q1 Q2 क्या है, दोनों सेम चार्ज है, यानी Q1 बराबर Q2 है तो दोनों सेम चार्ज है, तो Q1 × Q1 लिख दे रहे हैं। अपॉन में क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। अब देखिए यहाँ पे ये वाला डाटा इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट होगा, यानी 1 बराबर क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए Q1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए Q1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा, सो देखिए Q1 बराबर बचेगा √1 आएगा। √1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +-1, यानी देखिए Q1 किसके बराबर था, Q2 के बराबर। Q1 बराबर Q2 बराबर +-1, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, देखिए अगर Q1 बराबर Q2 बराबर एक बार +1 ले, Q1 बराबर Q2 बराबर एक बार -1 ले, या नहीं तो मान लेते Q1 और Q2 बराबर एक के प्लस लेते हैं और एक के माइनस लेते हैं, तीनों सिचुएशन यहां बनाते हैं। देखिए अगर Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस R रहेगा, उस सिचुएशन में देखिए उस सिचुएशन में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हम लोग को कितना देगा, इतना देगा ना, 9 × 10⁻⁹। और अगर दोनों का चार्ज सेम रहेगा लेकिन निगेटिव रहेगा तब भी क्या होगा, तब भी इतना ही फोर्स देगा हम लोगों को, इतना ही फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। सपोज करते Q1 और Q2 में एगो प्लस चार्ज है एगो माइनस चार्ज है, उस सिचुएशन में इस दोनों में क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन होगा, उस सिचुएशन में भी इतना ही हम लोग को फोर्स लगेगा। इसको हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज या यूनिट चार्ज। यही है यूनिट चार्ज Q1 Q2 बराबर। ये कभी कभी पूछ सकता है यहाँ पे, जब हम लोग को यूनिट चार्ज दिया हुआ है, हम लोग से पूछ सकता है MCQ के फॉर्मेट में, जब यूनिट चार्ज दिया हुआ है, दोनों यूनिट चार्ज दिया हुआ है उस सिचुएशन में, और यूनिट चार्ज मतलब कि सारा चीज यूनिट, चार्ज पे यूनिट, डिस्टेंस पे यूनिट, सारा चीज यूनिट, तो उस दोनों सिचुएशन में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। लिख लीजिए यहाँ पे Q1 Q2 तो सारा चीज लिख ही दिया, यानी यूनिट चार्ज लेके हम लोग सारा चीज कैलकुलेशन कर लिए यहाँ पे। देखिए यहीं से फिर हम लोग को न्यूमेरिकल बनाएगा कूलॉम्स लॉ। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट और साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टेटमेंट और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब दोनों आ जाएगा ना तो फिर मार्क्स देगा आप लोगों को बहुत ज्यादा, ठीक ना। अच्छा यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से हम लोग से पूछ सकता है, न्यूमेरिकल हम लोग से पूछ सकता है, कभी क्या करेगा ना, कभी Q1 चार्ज हटा देगा तो कभी Q2 चार्ज हटा देगा,
यहाँ पे कभी डिस्टेंस पूछ देगा, दोनों चार्ज देकर डिस्टेंस पूछ देगा। यहाँ पे केवल और केवल आप लोगों को कैलकुलेशन सही से करना है। कैलकुलेशन सही से हो जाएगा ना यहाँ पे, तो फिर गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। चलिए बस हो गया यहाँ तक इसको, अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे तो हम लोग को चार्ज पार्टिकल, यानी पार्टिकल जो भी है वो पार्टिकल्स को हम लोग चार्ज कर दिए हैं, कैसे भी चार्ज करके रगड़ के या और किसी भी तरह से चार्ज पार्टिकल। अच्छा अब ये देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, यहाँ पे हम लोग देखिए तो कहीं फिगर नहीं बनाते, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल में जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है Q1, ये वो चार्ज पार्टिकल है ये Q2। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ना कि इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। ये देख रहे हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन। अच्छा अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है मतलब कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल जरूर कुछ ना, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का एक कुछ ना कुछ रेंज होगा। रेंज होगा ना कि हाँ इतना दूर तक इस पार्टिकल्स का रेंज है कि इतना दूर तक इसको पूरा चार्ज चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैला हुआ रहेगा। बगल वाला का भी क्या रहेगा, इतना रेंज तक रहेगा। अगर दोनों अपना रेंज में आ रहा है तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों रेंज में नहीं आ रहा है तो फिर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वहां पे अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा। जैसे नहीं देखते हैं कि हर एक का अपना रेंज होता है, भाई ये मेरा एरिया है, इतना मेरा एरिया है, इस एरिया में तुम्हारा वोट नहीं मिलने वाला, ये मेरा एरिया। दूसरा वाला नेता बोलेगा नहीं ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया में घुसना नहीं है तुमको, ठीक है। तो उसी तरह से हर एक चार्ज पार्टिकल्स का एक अपना एरिया होता है कि उस चार्ज का इफेक्ट इतना दूर तक है, यानी उस चार्ज का इफेक्ट कितना दूर तक है। तो उसी को यानी जिस चार्ज का इफेक्ट जितना रेंज में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा। जैसे नहीं बोलते हैं कि नेता लोग को देखिए ना, जब उन लोग वोट मांगने जाएंगे ना, बोलेंगे ना कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा फील्ड है, इतना फील्ड में, ये मेरा फील्ड में कोई दूसरा नेता आकर वोट नहीं मांग सकता। लेकिन लोकतंत्र है, वोट मांगना सबका अधिकार है, समझे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वही हम बता रहे हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का भी एक अपना रेंज होता है। मान लेते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल का इतना दूर तक रेंज है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ से जो भी चार्ज छोड़ेगा ना, ये अगल बगल, अगर इसके अगल बगल कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उस ऑब्जेक्ट को या तो सेम चार्ज रहेगा या अलग अलग चार्ज रहेगा, तो उतना अट्रैक्ट कर सकता है या इतना रिपेल कर सकता है। तो यानी ये जितना इस चार्ज का जितना दूर तक इफेक्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए इस चार्ज का इतना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते दूसर का चार्ज है, दूसर का चार्ज का भी इतना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना दूर तक इसका भी भाई मेरा इतना एरिया, मेरा एरिया में कोई नहीं गुंडागर्दी करेगा, मेरा एरिया सुरक्षित है। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इतना इसका भी एरिया है। अब यही होता है कि जब दोनों को पास मिलाते हैं ना तो कभी कभी क्या हो जाता है, दोनों सट जाता है। जैसे नेता लोग, भाई साहब तू एक बार हमारा समर्थन कर दे, हम एक बार तोरा समर्थन कर दो। और जब कभी कभी लड़े लगते हैं तो नहीं, तू दूर भाग हम दूर भाग, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, वो अकेले चुनाव लड़ेगा निर्दलीय, समझे। वही होता है यहाँ पे। जब दोनों में समझौता हो गया तो भाई अट्रैक्ट हो जाएगा। समझौता मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव वाला यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दोनों में समझौता नहीं हुआ तो आधा वोट तू ले जाओ, आधा वोट हम ले जाओ, वोट कटवा उसको बोला जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी। तो ये जो फील्ड होता है, इसी मतलब जो जितना रेंज होता है जिसका, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, यहाँ तक, यहाँ से यानी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से चार्ज छोड़ा तो इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक पड़ा। तो जितना दूर तक चार्ज का इफेक्ट रहता है उसको ही को हम लोग बोलते हैं उस चार्ज का उतना दूर तक फील्ड है। और यानी उसको मेजरमेंट करने के लिए एक और चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ ले आए, कुछ एक और चार्ज ले आए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल, जो भी चार्ज है, या मान लेते हैं कि इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक है, तो यहाँ पर कितना चार्ज का इफेक्ट है। देखिए इस जगह पे चार्ज का कितना इफेक्ट, क्योंकि देखिए
जैसे जैसे यहाँ से दूर भागने लगता है ना, वैसे वैसे चार्ज का इफेक्ट कम होते जाता है। आप लोग भी देखिए ना, आपका मान लेते हैं विधायक का घर ही यहाँ है, ठीक। अगर विधायक का घर ही है ना, तो उसका देखिए अगल बगल वाला पूरा जनता लोग जो होंगे ना, वो पूरा विधायक पे गर्व करते हैं, पूरा पावरफुल महसूस करते हैं, वाह हम ही विधायक हैं। यहाँ पे भी सेम वही होता है। यहाँ वाला चार अगल बगल वाला का सोचता है, भाई साहब हम ही हैं, वो हमरा बोलो ना, हम सब काम करवा देंगे, ये सोचता होगा। और जैसे जैसे मतलब उस विधायक के घर से दूर जैसे जैसे जाने लगेगा, वैसे वैसे दूर वाला जनता का ना उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब और विधायक भी सोचता है चल बहुत दूर हो, ओकर पास उतना का, तो उसके पास लोग मिलने नहीं आएगा, बगल वाला के पास, हाँ ये काम करवा देगा। यानी बगल वाला पावरफुल होता है, जैसे जैसे दूर बढ़ने लगता है, दूरी बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसका पावर कम होते जाता है, इफेक्ट कम होते जाता है। यहाँ पे भी तो ये जितना दूर तक इसका इफेक्ट होता है, वो वाला चार्ज यहाँ हम लोग रखते हैं, और अपॉन में क्या ई बराबर नहीं, इस चार, अच्छा ई बराबर क्या होता है, देखिए फोर्स, यानी इतना दूर तक इसका इफेक्ट है, इतना दूर तक इस चार्ज का इतना दूर तक इफेक्ट है। इफेक्ट है मतलब कि फोर्स के बारे में, इफेक्ट है कि मतलब हाँ उतना दूर तक उसके पास पावर है। तो जितना दूर तक पावर होता है, और कितना पावर है, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू, और फोर्स अपॉन क्या हो जाता है, जितना यहाँ से इतना दूर तक इसका रेसिस्टेंस, मतलब उतना दूर तक उसके पास पावर है, पूरा फुल पावर में है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फुल पावर में है, पावर पूरा अच्छा खासा है। यहाँ से यहाँ तक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये जो यहाँ से जो चार्ज जनरेट हुआ था, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटी इतना दूर तक है। तो कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसमें तो कुछ अभी भी फोर्स है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करने का फोर्स है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन जितना दूर तक, यानी सबसे लास्ट वाला दूर पर कितना चार्ज है वो लिखते हैं नीचे चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, यानी फोर्स पर कूलॉम, फोर्स पर कूलॉम, यानी एक कूलॉम में कितना चार्ज यानी कितना फोर्स लग रहा है। एक कूलॉम यानी न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम, यही ना, न्यूटन पर कूलॉम, यानी एक कूलॉम चार्ज में कितना फोर्स है, कितना पावर है, वही है। यानी हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि इतना दूर के रेंज में, इतना दूर के रेंज में कितना उसके पास पावर है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी हम लोग इसको लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इस फोर्स को ना हम लोग अभी जो चार्ज ये किया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर K Q1 Q2 अपन आविष्कार, इससे इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे तो देखिए यहाँ से कैसे कैसे होता है। और एक न्यूमेरिकल करेंगे कि एक यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मान लेते उसके पास कुछ तो अपना चार्ज होगा, कुछ कोई कितना कूलॉम चार्ज होगा, तो वो जो मान लेते कुछ कूलॉम चार्ज, वो कुछ दूरी पर क्या है, कुछ दूरी तक उसका पूरा इफेक्ट है। तो जब से फाइनल दूरी है, फाइनल दूरी मान लेते फाइनल दूरी, तो वहां पर उसका प्रभाव कितना पड़ेगा वो देखते हैं। वैसे भी देखिए ना, जैसे जैसे दूर जाएगा ना, वैसे वैसे चार्ज का प्रभाव तो वैसे कम पड़ते ही जाता है, क्योंकि वहां तक इसका आदमी नहीं पहुंच पाता। रिलेट कर करके ऐसे ही पढ़ सकते हैं, रिलेट करने से क्या होता है कि थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाता है। तो खाली थ्योरी तो बहुत है, लेकिन पढ़ना भी है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कितना दूर तक है, कितना दूर तक इफेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, जो चार्ज पार्टिकल होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकलता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझते। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले क्या हो, देखिए द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, यानी एक कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के अराउंड, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फील्ड, यानी ये जो एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कुछ ना इस चार्ज का कुछ कुछ इफेक्ट यानी कुछ कुछ प्रभाव को महसूस किया गया, ठीक है। ऑब्वियसली है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, यहां से चार्ज निकलेगा तो कुछ दूर तक इसका असर भी रहेगा, कुछ दूर तक ये फील्ड बनाएगा, अपना एरिया बनाएगा। और जो वही जो अनुभव किया गया है, कितना दूर तक इसका कैपेसिटी है कि उतना दूर तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को
ये कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहुंचा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जितना दूर तक अनुभव किया जा सकता है उतना ही एरिया को हम लोग, जैसे मान लेते हैं क्यू चार्ज पार्टिकल्स था, इस क्यू चार्ज पार्टिकल्स का कुछ रेंज है, मान लेते हैं सेंटर से आर डिस्टेंस तक क्या किया गया, आर डिस्टेंस तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव किया गया। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे दूर भागेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होते जाएगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटी कितना था, क्यू था, तो हम लोग क्या लिखे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन क्यू। क्यू मतलब कि चार्ज, यानी इस पार्टिकल्स पे चार्ज कितना है, क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स को निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ये जो बड़का चार्ज है और ये जो छोटका चार्ज है, इस दोनों के बीच को कंपेयर करते हैं। यानी यहां से हम लोग जब फोर्स बराबर निकालेंगे तो ये वो बड़का क्यू है, इसको हम लोग छोटका क्यू चार्ज लिखते हैं, यानी एफ अपॉन यहाँ पे क्यू छोटका क्यू लिखते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, के ये वो बड़का क्यू है, ये बड़का क्यू है, ऊपरी वाला छोटा क्यू हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, यानी इतना हिया से हिया तक का जो डिस्टेंस आर है उतना दूर तक का इफेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ई यहाँ से हटा निकालते हैं, ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एक बराबर ये डालते हैं, यानी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा गुने ये क्यू चार्ज है। देखिए ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली क्या निकलेगा, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब समझे, ये जो चार्ज था, ये हम लोग चेक करने के लिए लगाए थे चार्ज, ताकि रिलेट कर सके। देखिए ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का इफेक्ट, यानी इस क्यू चार्ज करने का मतलब कि ये क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना दूर तक है वो अगर निकालना हो तो यहाँ देखिए डिस्टेंस आ रहा है, आराम से निकाल सकते हैं डिस्टेंस। के का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोगों को पता है 9 × 10 टू द पावर कितना होता है, 12। नाइन इंटू 10 टू द पावर 9 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो बैठा देंगे क्यू चार्ज, ये कितना चार्ज पार्टिकल्स है वो हम लोग को पता चल जाएगा। कभी कभी नहीं तो ये भी पूछेगा कि ये क्यू चार्ज पार्टिकल से कुछ भी चार्ज पार्टिकल दे देगा कि इसके पास इतना चार्ज है, और मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से बोलेगा कि 12 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर दूर तक इसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो इफेक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी अब भी देखिए, जब इफेक्ट पूछेगा ना तो उसका एक अलग नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका नाम दे देंगे हम लोग, जब हम लोग से इफेक्ट पूछेगा तो, ठीक ना। यानी इस फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है, 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर के दूर पर कितना इस फील्ड का ताकत है, वो अगर निकालना हो तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एगो न्यूमेरिकल लिखते हैं, सारा चीज हम लोग को पता है, ये न्यूमेरिकल लिखते हैं, हम लोग का न्यूमेरिकल है, ए चार्ज स्फीयर ऑफ 80 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन एन एयर। यानी ये क्या है, ए चार्ज स्फीयर ऑफ 80 माइक्रो कूलम। देखिए एक चार्ज स्फीयर है जिसके पास चार्ज कितना 80 माइक्रो कूलम है, इज प्लेस्ड इन एयर, जिसको एयर में हम लोग रखे हैं। यानी मान लेते यही चार्ज पार्टिकल है जिसके पास कितना चार्ज है, 80 माइक्रो कूलम चार्ज है, जो हवा में रखा गया है। और हम लोग से क्या बोलता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, find the electric field intensity at a point of 20 centimeter, at a point 20 centimeter from the center of a sphere। देखिए हम लोग को बोलता क्या है कि एगो कोई चार्ज स्फीयर है,
सपोज करते ये हम लोग का क्या है, चार्ज स्फीयर है। यहाँ से क्या है, इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास चार्ज है 80 माइक्रो कूलम चार्ज है। तो सबसे पहले चार्ज को कूलम में चेंज करते हैं, 80 माइक्रो कूलम, तो इसका अपना एसआई यूनिट में ले जाते हैं। 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो, नैनो, मिली, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 80 गुने 10⁻⁻6 कूलम, यानी इसके पास चार्ज। अब यहां से बोलता है, इसको हवा में रखा गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर। यानी यहां से सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग को पता करना है कि इसका इंटेंसिटी, यानी यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पास पावर कितना है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पावर कितना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से यूनिट बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या निकलेगा, सो देख लीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, फोर्स न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बोले तो आर बराबर कितना था, 20 सेंटीमीटर। इसको यूनिट में चेंज कर दीजिए, 0.2 मीटर हो जाए, निकाल दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी प्रभाव, इफेक्ट, कितना दूर तक इफेक्ट है। ई बराबर के का वैल्यू कितना होता है, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ई बराबर 9 गुने क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के यहाँ पे 9 गुने 10⁻⁹। चार्ज कितना है, चार्ज है 80 गुने 10⁻⁻6, 80 गुने 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना था, 0.2 मीटर, यानी 2 दूनी की 4, 0.04। यहां से देखिए तो कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, 0.04। 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 80 गुने 10⁻⁻6 अपन। तो यहां से हम लोगों को फाइनली क्या मिलने वाला है, फाइनली यहां से हम लोगों को मिलने वाला है 17.975। देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके 17.975 हम तो कैलकुलेट करके रखें, 17.975 गुने 10⁻⁶। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, न्यूटन पर मीटर। यानी अभी भी देखिए ये 80 माइक्रो कूलम यहाँ था, 80 माइक्रो कूलम यहाँ था, यानी अभी भी क्या है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अभी भी देखिए इतना इसके पास इंटेंसिटी है। यानी अभी भी इसके पास इफेक्ट है कि ये किसी भी चीज को उतना दूर तक भी किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर दूर रखेंगे वहां से भी उस ऑब्जेक्ट को या तो ये अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, समझे। तो इस तरह से हम लोग का कैलकुलेशन करना रहता है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया दे रहा है हम लोग को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना दूर तक है और कितना है। मतलब जैसे यहाँ तो कितना दूर तक है वो तो निकालने के लिए नहीं दिया, बस हम लोग को बता दिया कि हाँ कि इतना दूर पे हमको निकाल के बताइए कि उसका स्ट्रेंथ कितना। कभी कभी पूछ भी सकता है कि 80 माइक्रो कूलम है, इसका स्ट्रेंथ इतना है, तो कौन सा पॉइंट पे उतना टोटल स्ट्रेंथ है वो पता करिए, तो पता कर चल सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जैसे जैसे यहाँ से दूर भागेगा वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखिए इसके बाद हम लोग का पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टी भी है। जैसे देखिए यहां से निकल रहा है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। ऐसे ही हम लोग को निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज पार्टिकल के साथ होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ भी, निगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ भी। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है ना कि जब दोनों को पास पास रखिएगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जाके खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब दोनों को साथ साथ रखेंगे ना, दोनों को पास पास रखेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही आता है, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में जाकर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करवाना होता है, नहीं तो एनर्जी फिर
खत्म हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर बनाइएगा कहाँ से। इसीलिए सबको मेंटेन करके रखना होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास पहुंचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ अपना अपना प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड एक पढ़े होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल, उसमें नॉर्थ से निकलता साउथ में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या क्या, वो सब समझते हैं। पहले पानी पी लेते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे क्या होता है इसमें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन बोलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एक इमेजिनरी लाइन रहता है, उसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए उसको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि उसको अनुभव हम लोग करते हैं, अनुभव करते हैं तो उसको मान लेते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन, वही लिखा हुआ जो इमेजिनरी लाइन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी लाइन की तरह। इमेजिनरी लाइन क्योंकि हम लोग को नेक्ड आई से नहीं पता चलेगा, जैसे भी मेरे चारों तरफ या आप लोगों के चारों तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, और जब इलेक्ट्रिक रुका हुआ है यानी चार्ज पार्टिकल है वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जनरेट होता है, लेकिन पता नहीं चलता है हम लोगों को, उतना पावरफुल भी नहीं रहता है कि हम लोगों को कुछ इफेक्ट पहुंचाए, लेकिन हाँ मेंटली इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक ना। हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से देखिए बाहर की ओर निकल रहा है, हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टीज होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के अंदर घुस जाता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3-4 प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। पहला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों देखिए निकलेगा परपेंडिकुलर और घुसेगा भी क्या परपेंडिकुलर ही घुसेगा, यानी ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और फिर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के पास जाके चला जाता है। पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा। दूसरा क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसी तरह ये भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पार नहीं करेगा। थर्ड देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज, देखिए लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज को ये छोड़ेगा और इंटर द निगेटिव चार्ज, और कहाँ इंटर करेगा निगेटिव चार्ज में इंटर करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेगा और निगेटिव चार्ज में इंटर करेगा। ये भी प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए दिस फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि ये पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में घुस जाता है। इसका मेन रीजन क्या है कि पॉजिटिव एक हायर पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, या हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके पास, और हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर ज्यादा, लोअर पोटेंशियल निगेटिव की ओर भाग रहा है। और वैसे भी देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर, इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, या इलेक्ट्रिक चार्ज करंट नहीं है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हायर से लोअर की ओर ही भागता है। यानी पानी ये सेम पाइप रहेगा तो पाइप में कभी भी पानी फ्लो नहीं करेगा, एक तरफ क्या करना होगा ऊंचा करना होगा, एक तरफ नीचा करना होगा, तब जाके पानी फ्लो होता है। तो इधर हायर पोटेंशियल हो जाता है, इधर लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा हायर से लोअर को ही भागता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद हम लोगों का एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो क्या होता है, सो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सरफेस के थ्रू
कोई एक सरफेस के थ्रू हम लोग उसको पास करवाते हैं, सरफेस के थ्रू पास करवाते हैं। तो मान लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे निकल रहा है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल रहा है सरफेस के थ्रू, और सरफेस का कुछ एरिया भी होगा, तो सरफेस का कुछ एरिया होगा, यानी उस एरिया से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, वही उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक, वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। वो भी हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सो वो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे अच्छे से। देखिए सब एक दूसरे के साथ हम आप लोग को रिलेट कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो, नहीं तो कहीं कहीं से जैसे तैसे नहीं हो रहा है, सब जुड़वा दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। नोट्स जरूर बना लीजिएगा आप लोग, नोट्स में बहुत कुछ मिल जाएगा, बाद में भी जब भी नोट्स पलट के देखिएगा तो याद रहेगा।